हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम हाइड्रोसिफेलिस के बारे में पढ़ेंगे। हाइड्रोसिफेलिस मतलब जल शीर्षक। जल शीर्षक के बारे में आयुर्वेद में कह रखा है, बहुत कम जगह कहा है। इसके बारे में भैषज रत्नावली में ही वर्णन मिलता है हाइड्रोसिफेलिस का, और वो भी चैप्टर 98 में मिलता है। हाइड्रोसिफेलिस जो है, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं तो इसका मीनिंग अच्छे से समझ में आ जाएगा। हाइड्रो मीन्स वाटर और सिफेलिस मीन्स ब्रेन या हेड। अगर वाटर ब्रेन में भर गया है, इकट्ठा हो गया है, ज़्यादा एक्यूमुलेशन हो गया है, तो उसको हाइड्रोसिफेलिस बोलेंगे। आयुर्वेद में इसे जल शीर्षक बोलते हैं। इसके निदान क्या हो सकते हैं, कारण क्या हो सकते हैं हाइड्रोसिफेलिस होने के, तो इसके आयुर्वेद में कुछ कारण बताए गए हैं। जैसे कि आंत्र कृमि उद्भवे, मतलब कि आंत्र में कृमि हो जाए। अभिघात, अगर बच्चे के सिर में चोट लग जाए, बच्चा पैदा हो रहा है उस टाइम पे। अतिशैत्यो, दुष्ट अम्बुपान, अगर बहुत ज़्यादा दुष्ट अम्बुपान का सेवन कर ले बच्चा, पानी का जो है दुष्ट सेवन कर ले तो। सुरापान, पवन प्रदोषता, वायु का सेवन, असात में आहार विहार का सेवन, और तो और जल शीर्षक उन बच्चों को भी होने के चांसेस होते हैं जिनके दांत निकल रहे होते हैं, दंतोद्भेदम। फिर दे रखा है हाइड्रोसिफेलिस की डेफिनेशन क्या होती है। हाइड्रोसिफेलिस इज़ एन एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन ऑफ cerebrospinal fluid in the ventricles of the brain। जो वेंट्रिकल्स होते हैं ब्रेन के, अब ब्रेन में कितने वेंट्रिकल्स होते हैं? 4 वेंट्रिकल्स होते हैं, ठीक है। तो 4 वेंट्रिकल्स होते हैं, उनमें से किसी भी एक वेंट्रिकल में हाइड्रोसिफेलिस जो है हो सकता है, इसकी वजह से, क्योंकि इसमें वेंट्रिकल्स में सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाता है, बहुत ज़्यादा इकट्ठा होना शुरू हो जाती है। या तो सिक्रीशन ज़्यादा हो रहा होगा, या तो ऑब्स्ट्रक्शन होगा, कोई भी रीज़न हो सकता है। ये हम आगे पढ़ेंगे। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है ऑब्स्ट्रक्शन दे रखा है। तो 4 एरिया होते हैं हमारे वेंट्रिकल के, 4 पार्ट्स होते हैं। तो उन चारों में से किसी में भी हो तो आपका हाइड्रोसिफेलिस हो जाएगा। फिर आता है कि नॉर्मल CSF प्रोडक्शन कितना होता है, तो 20 ml पर आवर होता है पर डे, मतलब 500 ml पर डे CSF जो है आपका बनता है ब्रेन में। और टोटल CSF इन्फेंट में 50 ml ही बनता है। टोटल CSF एडल्ट में 150 ml होता है। तो 50 ml इन्फेंट में हुआ तो 150 ml एडल्ट में हो गया। फिर अब बता रखा है CSF जो होता है चारों वेंट्रिकल्स में बनता है। ये नहीं है कि किसी एक ही वेंट्रिकल में, फर्स्ट वेंट्रिकल में बना, सेकंड में बना, या सिर्फ थर्ड में बना, या सिर्फ फोर्थ में बना, नहीं, चारों वेंट्रिकल्स में CSF बनता है। और ये CSF किसके द्वारा बनता है? जो एपिडाइमल सेल्स होते हैं कोरॉइड प्लेक्सस में, उनकी वजह से CSF बनता है, ठीक है। तो अगर ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाता है CSF का तो क्या हो जाता है, जो है आपके वेंट्रिकल्स इनलार्ज हो जाएंगे, वो प्रेशर बनाएंगे तो जो है हेड भी इनलार्ज हो जाएगा। तो कॉजेज़ ऑफ हाइड्रोसिफेलिस क्या बता रखे हैं? एक्सेसिव सिक्रीशन, या तो ज़्यादा सिक्रीशन हो रखा हो, मतलब CSF ज़्यादा बन रहा हो ब्रेन में तो। ऑब्स्ट्रक्शन, अगर किसी भी पार्ट में ब्रेन के वेंट्रिकल्स के किसी भी पार्ट में ऑब्स्ट्रक्शन हो गया तो क्या होगा? वहाँ पे इकट्ठा होता रहेगा, वो आगे नहीं जा पाएगा, उसका यूज़ नहीं हो पाएगा, तो क्या होगा? ब्रेन का एनलार्जमेंट हो जाएगा, तो वो हाइड्रोसिफेलिस। अनएब्जॉर्प्शन, नॉट प्रॉपर रीएब्जॉर्प्शन, या तो उस CSF का प्रॉपरली एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा हो, मतलब कि जहाँ से वो एब्जॉर्ब होना चाह रहा है वहाँ पे एब्जॉर्ब नहीं हो पाया, तो भी क्या होगा? ब्रेन में अमाउंट बढ़ जाएगी CSF की। अब CSF को एटोलॉजिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, कंजेनाइटल और एक्वायर्ड। कंजेनाइटल हाइड्रोसिफेलिस किसके कारणों से हो सकता है? या तो CSF फ्लो का ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, ठीक है, बच्चा पैदा हुआ उसके उस टाइम से ही ऑब्स्ट्रक्शन हो वहाँ पे किसी वजह से, क्या कोई ट्यूमर फॉर्मेशन की वजह से, कुछ भी। और फिर सेकेंड कॉज है एब्डक्टल स्टेनोसिस, या तो एब्डक्टल जो पार्ट होता है उसकी स्टेनोसिस, अगर वो स्टेनोस्ड हो गया, मतलब कि चिपक गया, या कहते हैं ना ब्लॉक हो गया, तो उसकी वजह से भी जो है CSF अपना पाथवे जो है वो फॉलो नहीं करेगा। अर्नोल्ड चेरी मालफॉर्मेशन हो गया, या डेंडी वॉकर मालफॉर्मेशन हो गया। फिर एक्वायर्ड हाइड्रोसिफेलिस कैसे हो सकता है? तो पोस्ट मेनिंजाइटिस के बाद में हाइड्रोसिफेलिस हो जाता है। ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस के बाद में हाइड्रोसिफेलिस होने के चांसेस हैं, या मतलब जिस पेशेंट को ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस है उसको भी हाइड्रोसिफेलिस हो सकता है। क्रॉनिक और एक्यूट मेनिंजाइटिस, मतलब जितनी भी तरीके की मेनिंजाइटिस है, चाहे क्रॉनिक हो, चाहे एक्यूट हो, चाहे ट्यूबरकुलर हो,
इनके बाद या इनके टाइम पर हाइड्रोसेफेलस होने के चांसेस रहते हैं। पोस्टीरियर फोसा में ट्यूमर, अगर आपके ब्रेन के पोस्टीरियर फोसा में ट्यूमर हो गया है तो वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से भी हाइड्रोसेफेलस हो जाएगा। अब क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स पेशेंट में देखने को मिलते हैं बच्चे में, तो इंक्रीज्ड हेड साइड विद प्रोमिनेंट फोरहेड। अब ये जो बच्चा मैंने दिखाया है इसका हेड साइज़ देखिए कितना बड़ा है और फोरहेड तो सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट हो रखा है, उभरा हुआ दिख रहा है। सूचर्स एंड फॉन्टानेल्स रिमेन प्रोमिनेंट विद डिलेड क्लोजर। जो सूचर्स होते हैं ब्रेन के और फॉन्टानेल्स होते हैं, हमारे 2 फॉन्टानेल्स होते हैं, एंटीरियर और पोस्टीरियर फॉन्टानेल्स, जो कि अपने अपने टाइम पे क्लोज भी हो जाते हैं, बर्थ के टाइम पे ओपन होते हैं। तो जब ज़्यादा अमाउंट में वहाँ पे CSF भरा हुआ है तो वो भी ओपन रहेंगे, प्रोमिनेंट रहेंगे, उभरे हुए रहेंगे, पता चलेंगे और बहुत देर से क्लोज होंगे। प्रोमिनेंट स्कैल्प वेन्स, स्कैल्प वेन्स देखिए इस बच्चे की स्कैल्प पे जितनी भी वेन्स है वो कितनी ज़्यादा प्रोमिनेंट है। फिर सेटिंग सनसाइन, अब इसकी आइज़ को देखिए कि ऐसे नहीं जैसे सूरज डूबता है तो वैसे नीचे को है, ये सेटिंग सनसाइन का क्या कहते हैं फीचर है जो दिखाया है। फिर दे रखा है प्रेशर साइन, प्रेशर साइन है, उसकी आइज़ पे इतना प्रेशर पड़ रहा है बेचारे की कि वो नीचे को हैं, ऊपर को देख ही नहीं पा रही हैं, ऊपर को आंखें कर ही नहीं पा रहा है, वो बेचारा नीचे को है, ये प्रेशर साइन है। क्रैक पॉट या मैकविन्स साइन, क्रैक पॉट मतलब कि जब उसके हेड पे हम टक टक करेंगे तो उसे क्रैक पॉट, जैसे ना टूटा हुआ बर्तन की आवाज़ आती है ना, टूटे हुए पॉट की आवाज़ आती है, वैसी ही साउंड आएगी जब दूसरी साइड से हम स्टैथ लगा के देखेंगे। जो पेशेंट होता है उसको नोज़िया और वॉमिटिंग फीलिंग होगी कि उसको नोज़िया सी लगेगी, वॉमिटिंग करेगा। पेपिलोएडेमा, एब्डसेंट पाल्सी भी होने के चांसेस हो जाते हैं। अब इसकी डायग्नोसिस कैसे बनाएंगे कि कैसे इसको पता चलेगा हाइड्रोसेफेलस है, तो उसके हम सीरियल मेजरमेंट ऑफ हेड सर्कमफ्रेंस, हेड सर्कमफ्रेंस हम बच्चा पैदा होता है तभी से ही लेना शुरू कर देते हैं, अबगार स्कोर में होता है हमारा हेड सर्कमफ्रेंस, तो हेड सर्कमफ्रेंस उसका हम लेते रहेंगे। जैसे जैसे अगर डे बाय डे उसका हेड सर्कमफ्रेंस बढ़ रहा है, मतलब नॉर्मल से ज़्यादा बढ़ रहा है, तो फिर उसे हाइड्रोसेफेलस है। या CT स्कैन करा के देखेंगे या MRI कराएंगे उसके ब्रेन की तो पता चल जाएगा कि उसको हाइड्रोसेफेलस है। अब इसका मैनेजमेंट क्या हो सकता है, अब हम इसको बचाएं कैसे, बच्चे को सही कैसे करें, तो इसका मैनेजमेंट जो है आपका मेडिकल केयर अगर देखी जाए तो उसमें हम डायरेटिक्स दे सकते हैं, एसिटाजोलामाइड दे सकते हैं 25 से 100 मिलीग्राम पर kg पर डे, प्रोसिडामाइड दे सकते हैं, मतलब ये सारे डायरेटिक्स हैं जो हम उसको देंगे। डायरेटिक्स देंगे तो उससे क्या होगा कि जो एक्सेसिव अमाउंट में CSF है वो यूरिन के थ्रू निकल जाएगा आराम से बाहर। तो उसके बाद है सर्जरी, सर्जरी में देखा जाए तो आयुर्वेद में हमारे आचार्य त्रिकूर्चा के यंत्र बता कर गए हैं कि त्रिकूर्चा के यंत्र से हाइड्रोसेफेलस को सही किया जा सकता है। बाकी आजकल की मॉडर्न प्रैक्टिस में देखा जाए तो वेंट्रिकोपेरिटोनियल शंटिंग, इसमें शंटिंग करते हैं, वेंट्रिकल और पेरिटोनियल की शंटिंग कर देते हैं। जो एक्सेसिव है CSF होता है वो पेरिटोनियम में चला जाता है और उसको वहाँ पे जो है आराम से एक्यूमुलेशन हो जाता है। और जो वेंट्रिको आर्टेरियल शंटिंग, या तो वेंट्रिकल और आर्टेरियल का शंट कर दिया जाता है, ब्रेन के वेंट्रिकल से आर्टेरियल तक शंटिंग हो जाती है, या पेरिटोनियम तक, सिर्फ 2 तरीके की शंटिंग की जाती है आज के टाइम पे। उसके बाद दे रखा है कितने टाइप का होता है, तो कम्युनिकेटिंग होता है जिसे हम नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव बोलते हैं, मतलब इसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, और नॉन कम्युनिकेटिंग मतलब कि उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन है जिसकी वजह से ये हो रहा है। और जो हाइड्रोसेफेलस है इसमें आप ट्रांसल्यूमिनेशन टेस्ट करते हैं, जैसे कि इस बेबी का करा है, लाइट डाली तो जो लाइट है वो देखिए कितनी क्लियर आ रही है, तो ट्रांसल्यूमिनेशन टेस्ट जो होता है वो पॉजिटिव होता है इसमें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आपकी कोई क्वेरीज़ हो या आपको लगता है कि किसी टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा उस पर मुझे वीडियो बनानी चाहिए तो आप मुझे सजेस्ट करें, एंड थैंक यू।